नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। गरबा डांस के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो विश्व हिंदू परिषद है, इसने महाराष्ट्र और भारत भर में जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव चल रहा है, उसके दौरान जो गरबा और डांडिया उत्सव मनाया जाता है, उसमें जो भाग लेने वाले हैं कलाकार, उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के लिए फरमान जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व हिंदू परिषद। इस सरकार की तरफ से नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है। तो ऐसे में चर्चा में आ गया है गरबा, तो गरबा के बारे में जान लेते हैं। 9 दिवसीय गरबा और डांडिया का नृत्य महाराष्ट्र में एक अनुष्ठान के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि जो गरबा का ओरिजिन है, गरबा जो उत्पत्ति हुई है इसकी गुजरात राज्य में हुई है, और अलग अलग राज्यों में भी गरबा को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें होता क्या है, एक मिट्टी के बर्तन होते हैं, यहाँ पर देखिए, जिसे गरबो बोला जाता है। उसके चारों ओर दीपक के साथ डांस किया जाता है। इसके जो बीच में जो दीपक होता है, इसे गर्भदीप कहा जाता है। जो लालटेन यानी जो दीपक जलता है, उसको जीवन के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है, और जो बीच है उसमें गर्भ में पल रहे भ्रूण का प्रतीक दिखाता है। जो घड़ा होता है, यहाँ पर देखिए, स्वयं ये शरीर को रिप्रेजेंट करता है। शरीर के अंदर जो देवत्व होता है उसे प्रेजेंट करता है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। नर्तक करता क्या है? इस मिट्टी के बर्तन के चारों ओर अपने हाथों और पैरों को गोलाकार आकृति देकर, यहाँ पर देखिए, डांस करते रहते हैं। जो जीवन से मृत्यु और पुनर्जन्म की ओर बढ़ता है, जिससे केवल देवी माता अविचल परिवर्तन और अजय रह जाती है, और बाकी सब लोग विचलित हो जाते हैं। इसमें पोशाक 3 भागों में होता है। 3 भागों में चोली, जिसे ब्लाउज कहते हैं, ऊपर होता है, नीचे स्कर्ट्स होता है जिसे चनिया बोलते हैं, और एक अलंकृत दुपट्टा होता है। यहाँ पर देखिए, जो दुपट्टा है ना, ये अलंकृत काफ़ी सजावटी होता है। बहुरंगी पोशाकों में कढ़ाई होती है, दर्पण का काम भी पाया जाता है, जो वातावरण को जीवंत करता है। पुरुष एक केडियूस यानी कि एक पूरी बाजू का कुर्ता, जो छाती पर तंग होता है, मतलब कसा हुआ होता है, और कमर पर फ्राक की तरह पहनता है। कफनी पैजामा पहनता है। पुरुषों का पोशाक होता है। महिलाओं का पोशाक तो 3 भागों में होता है, जो मैं बताया, और एक पगड़ी या पगड़ी भी पहनते हैं पुरुषों। तो यहाँ पर और भी देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, पुरुष का है, जो पगड़ी बांधे हैं, और जो ऊपर पहने पोशाक, और जो नीचे पैजामे पोशाक पहनते हैं। जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव होता है, मनाया जाता है, उसी के दौरान गरबा डांस भी किया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में। गुजरात में जो नृत्य परंपरा है, इसमें जो पारंपरिक रूप से जो ये गरबा डांस किया जाता है गुजरात में, इसमें जो लड़की होती है, उसका जो पहला मासिक धर्म होता है, उसको ही सेलिब्रेट करते हैं गरबा डांस के रूप में। डांडिया के बारे में भी जानते हैं। डांडिया में पुरुष और महिलाएं दोनों रंगीन और सजी हुई बांस की छड़ियाँ लिए रहती हैं। देखिए, दोनों की छड़ियाँ देख सकते हैं, सजी हुई बांस की, और इसमें ढोलक होता है, वाद्य यंत्र होता है, और तबला होता है। इन सब के साथ डांस किया जाता है। इस डांस में देवी और राक्षस के बीच जो युद्ध होता है, उसको फिर से जीवंत करने का एक सुंदर तरीके के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो डांडिया के दौरान उपयोग की जाने वाली जो रंगीन छड़ी होती है, यहाँ पर देखिए, जो रंगीन छड़ी होती है, वो देवी दुर्गा की तलवार का प्रतिनिधित्व करती है। यही का कारण है कि इस नृत्य शैली को तलवार नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो डांडिया डांस होता है, उसे तलवार डांस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था डांडिया और गरबा के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। भारत 2036 ओलंपिक के लिए दावेदारी पेश करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि भारत 2036 का जो ओलंपिक होगा, उसकी मेज़बानी करने के लिए, और ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों की मेज़बानी करने के लिए भारत दावेदारी की घोषणा करता है। भारत दावेदारी की घोषणा कर दिया है कि ये दावेदारी पेश करेगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है वो इस पर निर्णय लेगी कि भारत के लिए दावेदारी दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसके लिए भारत 2029 का जो युवा ओलंपिक खेल है, इसकी भी मेज़बानी के लिए भारत बोली लगाएगा। बोली कैसे लगाई जाती है? जैसे हर देश की जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है या कमेटी होती है, ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने के लिए, बोली लगाने के लिए अपने क्षेत्र के भीतर शहरों का चयन करते हैं। जो राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी होती है, अपने क्षेत्र के अंदर शहरों का चयन करते हैं। चयन करने के बाद उसमें जो पैरा ओलंपिक के लिए शहर है, उनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा होती है, उसके लिए भी शहरों का चयन करते हैं। शहरों का चयन करने के बाद वे आवेदन कर देते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास, आवेदन कर देते हैं। वो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है,
उसके सदस्य द्वारा, उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो बहुमत के द्वारा निर्णय लेते हैं, बहुमत के द्वारा निर्णय लेते हैं कि इस शहर को मेजबानी ओलंपिक की दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। हर सदस्य का जो वोट होता है, एक प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और बहुमत से डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही अगर किसी भी एक सदस्य मतलब किसी भी एक शहर पर अगर बहुमत नहीं बन पाता है तो इसमें जिस शहर को सबसे कम वोट मिला होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, जिस देश के शहर को उसे बाहर कर दिया जाता है। ऐसा तरीका अपनाया गया था 2032 के ओलंपिक के लिए जो ब्रिस्बेन का चयन में ऐसा देखा गया था। इसका गुप्त मतदान होते हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। 2036 की मेजबान को लिए 2026 या 2027 से पहले नहीं चुना जाएगा, यानी कि 2026 या 27 में इसका चुनाव किया जाएगा कि 2036 में ओलंपिक का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जो आधुनिक ओलंपिक है उसकी मेजबानी के लिए 51 अलग अलग शहरों को चुना गया है, जिनमें से अधिकांश पश्चिमी यूरोप के ही शहर हैं। मध्य अमेरिका जैसे अफ्रीका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के किसी भी शहर ने ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है अभी तक नहीं की है। ध्यान रखिएगा, मेजबान शहर निर्णय खेलों से 7 से 11 साल पहले किए जाते हैं। जो निर्णय होता है इसका 7 से 11 साल पहले। अभी जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा जो कि फ्रांस में स्थित है। वहीं 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में होगा जो कि अमेरिका में है, जो कि कहाँ स्थित है, अमेरिका में। थोड़ा ओलंपिक के बारे में और भी जानते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी प्राचीन जो ग्रीस है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक ओलंपिया में, ग्रीस के ओलंपिया में आकाश का देवता, यूनानी आकाश का देवता जिनका नाम है ज्यूस, इन्हीं के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव के रूप में पहले इसे स्टार्ट किया गया था जो ओलंपिक है। ध्यान रखिएगा। फिर बाद में जब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 19वीं सदी के अंत में इसकी शुरुआत हुई। तो पहला जो आधुनिक ओलंपिक है 1896 में ग्रीस का ही एक शहर है जिसका नाम है एथेंस, वहीं पर स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो ग्रीस का एक शहर है एथेंस, वहाँ हुई थी। जो इसे आधुनिक ओलंपिक के वास्तुकार किससे माना जाता है? पियरे हैं और वैरेंडी कुपर्टिन है। पियरे वैरेंडी कुपर्टिन, इन लोगों को माना जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के वास्तुकार हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है लाजेन यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जो ओलंपिक खेलों का आयोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है हर देश का जो राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है। 2009 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है। आईओसी 17 आईओसी सदस्यों की वार्षिक बैठक है जो प्रत्येक सदस्यों के पास इसका एक वोट होता है। तो आगे बढ़ते हैं और भी। 1948 से ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित होता है। ध्यान रखिएगा, 1948 के बाद से ही ओलंपिक को हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए जिम्मेदार किसी देश को नहीं बल्कि एक शहर को दी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो मेजबानी होता है किसी देश के पास नहीं रहती, एक शहर का चुनाव किया जाता है। इसमें एक शहर का चुनाव किया जाता है, जैसे लॉस एंजलिस हो गया, पेरिस हो गया, ये सब शहर का ही चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, इसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि जो भी स्टार्टअप्स यानी नई जो कंपनी है स्टार्टअप, वो यदि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है तो उसको एंजल टैक्स प्रावधानों की जांच करने का निर्देश नहीं दिया है कि उनको एंजल टैक्स के प्रावधान को लेकर उनकी जांच नहीं की जा सकती। ये आदेश दिया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अपने अधिकारियों को। यह निर्देश एंजल टैक्स के जांच नोटिस के संबंध में स्टार्टअप्स द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में दिया गया था।
ये स्टार्टअप्स ने अपना नोटिस एक दिया था उसको, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, तो उसके जवाब में यह निर्देश दिया गया है। एंजल टैक्स के बारे में जानते हैं। एंजल टैक्स होता क्या है? यह एक अनलिस्टेड कंपनी, जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं, अनलिस्टेड कंपनी हैं, उस पर 30.6% की दर से लगाया जाने वाला आयकर है, जो निवेशकों को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है जो उसमें निवेश करना चाहता है, तो उसे जो जो उसे शेयर जारी करता है, वो जो बाजार मूल्य चलता है उससे अधिक रेट पर वो शेयर जारी करता है उसको, किसको? नए निवेशकों को, अनलिस्टेड कंपनी। तब उस पर टैक्स कितना लगता है? 30.6% के हिसाब से उस पर टैक्स, आयकर टैक्स लगाया जाता है। ये है एंजल टैक्स। वित्त अधिनियम 2023 ने वित्तीय निवेशकों को शामिल करने के लिए आयकर अधिनियम की जो धारा 56(2) है और धारा 56(2)(8)(b) में संशोधन किया गया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एंजल टैक्स का नाम दिया गया। टैक्स की कीमत किस रेट से लगाया जाता है? 30.6% के रेट से लगाया जाता है। तो जो DPII यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त है, जिस स्टार्टअप्स को, उसको एंजल टैक्स में छूट दी गई है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा से स्व मुक्ति की घोषणा। हाल ही में भारत के द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से स्व मुक्ति की घोषणा की गई है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से स्व मुक्ति की घोषणा की गई? तो वो है इंडिया। हालांकि जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, इसको मंजूरी भी दे दी है कि भारत की जो स्व घोषणा है ठीक है। ये कैसे हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। भारत में जो पोल्ट्री उद्योग है, यानी कि जो मुर्गी पालन चलता है, वो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट की कगार पर है। उच्च पशु स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसमें होता क्या है? इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं कि मतलब कि इसको एक कैटेगरी में रख दिया जाता है कि जो स्वस्थ हैं मुर्गा हैं या जो स्वस्थ पोल्ट्री वाले हैं, उसको एक जगह रखते हैं, जो अस्वस्थ हैं उसको एक किनारे हट देते हैं। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसकी बीमारी इससे फैलती नहीं, काफ़ी इसमें कंट्रोल हो जाता है। तो इस वजह से, कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से भारत ने स्व मुक्ति की घोषणा की है एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर। इसको जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अपनी मंजूरी दे दिया है। भारत विश्व स्तर पर अंडे और पोल्ट्री मांस का जो है शीर्ष उत्पादकों में से एक है, मतलब कि जो शीर्ष उत्पादक होते हैं उसमें से एक भारत भी है। तो ये है एवियन इन्फ्लुएंजा से स्व मुक्ति की घोषणा। एवियन इन्फ्लुएंजा होता क्या है? ये पक्षियों से संबंधित एक बीमारी होता है, एक फ्लू होता है, वायरस होता है। नेक्स्ट, पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में तब आ गया जब हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि लोगों को जो उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र है, उसमें जो पार्वती कुंड है और जो जागेश्वर मंदिर है, इसके प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को देखने के लिए लोगों को वहां पर जाना चाहिए। यह आह्वान किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, तब ये चर्चा में आ गया। जो जागेश्वर मंदिर है, ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अल्मोड़ा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, यह उत्तराखंड का यह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें जो कुमाऊं रीजन में है, यह कुमाऊं रीजन में है। तो वहाँ पर आह्वान किए हैं, स्थित है जागेश्वर मंदिर। 7वीं और 14वीं सदी में, 7वीं से लेकर जो 14वीं सदी है, उसके मुख्य रूप से जो कैत्यूरी राजवंश का राजा होते थे, उसके द्वारा इसकी पुनर्स्थापना और निर्मित किया गया है जागेश्वर मंदिर का। इसमें लगभग 125 प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए भी जाना जाता है। ये मंदिर विभिन्न देवताओं को समर्पित है, जिनमें से कई भगवान शिव का रिस्पेक्ट करते हैं। जो भगवान स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अनुसार इसमें बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा जागेश्वर में हुई थी, जिससे यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र लकुशिला शैववाद का केंद्र भी था, जो एक पुनरुत्थानवादी संप्रदाय है जो भगवान शिव का सम्मान करते हैं। ये जो लकुशिला शैववाद है, ये भी एक संप्रदाय है पुनरुत्थानवादी। यह जागेश्वर मानसून महोत्सव, महाशिवरात्रि मेला जैसे धार्मिक त्योहारों का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? जागेश्वर मंदिर में, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुमाऊं रीजन में स्थित है। ध्यान रखिएगा। यह मंदिर नागर और
दक्षिण या मध्य भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण को प्रदर्शित करता है। नागर शैली में भी बना है, दक्षिण शैली में भी बना है और मध्य भारतीय स्थापत्य शैली में बना है, यानी मिश्रण है। और वहीं जो पार्वती कुंड है 5000, ध्यान रखिएगा 5338 फीट, 5338 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती कुंड वह स्थान माना जाता है जहां बताया जाता है कि भगवान शिव और पार्वती वहां पर बैठकर ध्यान किए थे। भगवान शिव और पार्वती दोनों लोग बैठकर वहां पर ध्यान किए थे। तो आज के लिए इतना ही है। यदि अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।